की दृष्टि से। तो सीधे मनीष कुमार पांडे के पास चलते हैं। मनीष जी, ये तस्वीर बहुत जरूरी थी, इसलिए हम ये दिखाना चाहते थे क्योंकि नेपाल में जो एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी और अब ये मान लिया जाए कि अंतरिम प्रधानमंत्री बन गया है, शपथ ले ली है, सुशीला कार्की वहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो इसलिए हम वहां पर गए थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं, सुशीला कार्की जी को पूरी बधाई है। और नेपाल में जो हालात पिछले दिनों हुए वो अच्छे नहीं थे। पड़ोसी देश के नाते उम्मीद है कि नेपाल की जनता का विश्वास जीतेंगे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में शांति आएगी और एक अच्छी सरकार वहां पर बनेगी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारी चीजें जो भी, आप विकास पर क्यों नहीं बात करते? अभी तो स्नेहाशीष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन स्नेहाशीष जी जब राहुल गांधी घूम रहे थे तो उन्हें ये मुद्दे याद नहीं आए। उन्हें बाढ़ बिहार का याद नहीं आया, बाढ़ क्षेत्र नहीं याद आया। 5 दिन मात्र अंतिम सदन चलना था बिहार का, विधानसभा सत्र चल रहा था। उस समय विपक्ष को क्या सरकार से ये सवाल नहीं पूछने थे कि बाढ़ की कैसी तैयारी है, खेती का समय है, किसानों के लिए खाद बीज की सरकार की कैसी तैयारी है? लेकिन इनको पता है कि हम सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे कि सरकार पहले से उसकी तैयारी की हुई है, इसलिए वो सवाल इनको सूट नहीं करता है। लेकिन सवाल क्या सूट करता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। अब दरभंगा में गाली किससे दिलवाई गई? एक मुस्लिम युवक से। अभी देखिए, तारिक अनवर साहब लगातार जवाब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक नैरेटिव्स बनाया गया, एक साजिश रची गई कि ऐसा काम करो ताकि दंगे फसाद भड़के, बिहार में कुछ माहौल वातावरण ऐसा हो ताकि इनके नैरेटिव्स जो है वो इनको सूट करे। अब देखिए, ओवैसी जी के साथ इनका क्या रवैया हो रहा है। अब ओवैसी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, हमको साथ में ले लो। ये लोग ओवैसी को साथ लेना नहीं चाहते। अब ओवैसी अलग से अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसमें किस प्रकार से ये लोग, अब पिछली बार भी तारिक अनवर का ही बयान आया था और इस बार भी तारिक अनवर का ही बयान आया उसके सारे ऊपर पर। अब इनको कौन सा नैरेटिव सूट करता है? प्रधानमंत्री जी की मां के को इस्तेमाल करके ये अब आप कांग्रेस का एक्स हैंडल उठाकर आप देख लीजिए, नेशनल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें 100 पोस्ट आपको मिलेंगे तो प्रधानमंत्री जी को गद्दी चोर की गालियों के साथ, गंदे गंदे अपशब्दों के साथ वो भरा पड़ा है। अब जब उनसे भी इनका मन नहीं भरता तो प्रधानमंत्री जी की मां पर चली जाती हैं। अब आप देखिए, एक समय था, G20 का समय था, मुझे याद आता है, जब भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया तो इनका कलेजा कैसे दर्द छलक पड़ा पूरे देश में, ये कैसे बिलबिलाने लगे। अरे भैया, आपको भारत मां के शब्दों पर, किसी की मां के शब्दों पर आपको इतना ऐतराज क्यों हो जाता है? आपको इतना दुख, इतनी तकलीफ आपको क्यों हो जाती है? ये आपकी पीड़ा समझ में नहीं आती, ना तो देशवासियों को समझ आती है, ना ही बिहार वासियों को समझ में आ रही है। और मैं तो आज भी चुनौती देता हूं कि बिहार के विकास पर बहस कीजिए ना। क्यों तेजस्वी यादव 17 महीने पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? अपने पिताजी के 15 वर्षों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते? अपने पिताजी माताजी के 15 वर्षों की उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 17 महीना वो उप मुख्यमंत्री रहे, उसी को मुद्दा बनाकर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मान करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए पूरा समय दे रहा हूं अपने बड़े भाई का आदर के साथ। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। मैं अभी तो यही कह रहा था कब से, बिहार के विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज बिहार क्राइम, करप्शन और कमीशन से पूरी तरीके से त्रस्त है। इस पे सरकार मौन साध लेती है। आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिना 50% कमीशन ये नीतीश सरकार में कोई भी काम नहीं होता है। सबको मालूम है कि अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चले जाइए, जिला अधिकारी के कार्यालय तक चले जाइए, कोई काम बिना कमीशन के नहीं होता है। और जब यहाँ पे अपराधी पकड़े जाते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि लगता है कि कमीशन समय पे नहीं पहुंचाया होगा, या कोई भ्रष्ट अधिकारी जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी और बिहार की जांच एजेंसियां उनको पकड़ती हैं तो हम लोग एकदम स्पष्ट कह देते हैं कि उसने समय पर कमीशन नहीं पहुंचाया, इसलिए उस पर कार्रवाई हो गई है। तो बिहार की वर्तमान स्थिति जो है वो यही है। और इन्होंने कहा, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने उम्मीद किया, ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी ही बिहार की समस्याओं पे आवाज उठाएंगे। ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी से करते हैं। ये हमारे लिए बड़प्पन है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि बिहार की समस्याओं को
सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी ही उठा सकते हैं, तेजस्वी यादव जी ही उठा सकते हैं। वर्तमान सरकार के जो कारिंदे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो नहीं उठा सकते हैं, उनमें साहस नहीं है। मंत्रियों को लखेदा जा रहा है। आज इन्हीं के सहयोगी जदयू में नंबर 2-3 का हैसियत रखने वाले श्रवण कुमार जी, आज नालंदा के बाद, उनके गृह क्षेत्र के बाद, आज उनको सहरसा में लखेद लिया लो। इनके एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, उन सम्मेलनों में चले जाइए, रोज माथा फुटौल हो रहा है। माथा फुटौल की स्थिति इतनी बन गई है कि अब कार्यकर्ता ही अपने नेता से त्रस्त हो गए हैं। नेता कोई बात नहीं सुनते हैं, नेता कमीशन खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, और कार्यकर्ताओं की भी स्थिति बहुत भयावह हो गई है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मनीष पांडे जी जैसे और भी प्रखर वक्ता निकल के आए और राहुल गांधी जी से उम्मीद करें और नए नए मुद्दे दे कि बिहार के कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिन पे हमारे नेता को आवाज उठानी चाहिए। हमारी जीत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, और आने वाले समय में हम बिहार के तमाम मुद्दों को उठाएंगे। अभी क्षेत्रीय सम्मेलनों में हमारे नेता चलिए इंतजार करते हैं। अभी तो फिलहाल एक एआई जनरेटेड वीडियो आया है, आपने कहा कि तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तो कितने वीडियो आएंगे उसका मैं इंतजार करूंगा। मनीष जी, मैं माफ़ी चाहता हूं, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। फिलहाल अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों।